नमस्कार, मैं शिवधर सिंह बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर में समाजशास्त्र विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। बीए भाग तृतीय वर्ष के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय में आज मेरे व्याख्यान का विषय है कार्ल मार्क्स और उनके प्रमुख विचार। जर्मनी में जन्मे मार्क्स के विचार प्रारंभ से अत्यंत क्रांतिकारी थे। शिक्षा ग्रहण करते समय मार्क्स हेगेलियन क्लब के सक्रिय सदस्य थे, इसीलिए इन्हें यंग हेगेलियन कहा जाता है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि मार्क्स के ऊपर हीगेल का कितना अत्यधिक प्रभाव था। मार्क्स अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण किसी भी एक स्थान पर बहुत ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते थे। मार्क्स के विचारों में समाज के निचले तबकों के प्रति गहरी सहानुभूति हुआ करती थी, इसीलिए इन्हें सर्वहारा के मसीहा के रूप में जाना जाता है। मार्क्स अपने मित्र एंजल्स के साथ मिलकर बहुत सारे विचार प्रतिपादित किए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, द होली फैमिली, ए कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी और द जर्मन आइडियोलॉजी। मार्क्स अपने चिंतन में हीगेल को सबसे अधिक महत्व देते थे। मार्क्स के चिंतन में द्वंद्वात्मकता की पद्धति, ऐतिहासिक भौतिकवाद की पद्धति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मार्क्स के प्रमुख विचार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग व वर्ग संघर्ष की अवधारणा, अलगाव की अवधारणा प्रमुख रही है। आज हम सबसे पहले मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर चर्चा करेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद देखिए, द्वंद्व का तात्पर्य है दो विपरीत या विरोधी स्थितियों का होना। मार्क्स अपने द्वंद्वात्मकता के सिद्धांत को या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को हीगेल से ग्रहण किया है, जिसके अंतर्गत वाद धन प्रतिवाद बराबर संवाद, जिसके अंतर्गत उन्होंने वाद धन प्रतिवाद बराबर संवाद का प्रतिपादन किया। वाद मतलब थीसिस, प्रतिवाद मतलब एंटीथीसिस और संवाद मतलब सिंथेसिस। वाद का तात्पर्य एक विचारधारा का होना, एक विचार का होना। सबसे पहले एक विचार होता है जिसके अंतर्गत एक विपरीत विचारधारा यानी विचारधारा का नकारात्मक पक्ष यानी प्रतिवाद शामिल हो जाता है, और वाद और प्रतिवाद के बीच उनकी विपरीत विचारधाराओं के कारण निरंतर संघर्ष होता रहता है, और इस प्रकार संवाद नया रूप में आता है, संवाद का जन्म होता है। वाद और प्रतिवाद के संघर्ष या द्वंद्व के फलस्वरूप संवाद का जन्म होता है। संवाद चूंकि वाद की उन्नत अवस्था है, चूंकि वाद के नकारात्मक पक्षों को दूर करने की कोशिश की जाती है, इसीलिए संवाद वाद की तुलना में उन्नत अवस्था है, और वाद प्रतिवाद के फलस्वरूप संवाद उत्पन्न होता है। पूरा संवाद यही वाद में परिवर्तित हो जाता है, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हीगेल अपने द्वंद्वात्मकता के सिद्धांत को इसी रूप में ग्रहण करते हैं, और हीगेल के यहाँ जो परिवर्तन की प्रक्रिया है या विकास की जो प्रक्रिया है वह विचारों पे आधारित है। इसीलिए हीगेल के द्वंद्वात्मकता के सिद्धांत को आध्यात्मिक द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत कहा जाता है। मार्क्स भी इसको इसी रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन मार्क्स ने कहा है कि विचारों से पहले ठोस भौतिक आवश्यकताएं आती है। जहां हीगेल अपने द्वंद्वात्मकता के सिद्धांत में विचारों को महत्व देते हैं, वही कार्ल मार्क्स अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत विचारों से ज़्यादा ठोस भौतिक आवश्यकताओं को महत्व देते हैं। उनका तात्पर्य है कि पहले ठोस भौतिक आवश्यकताएं आती है, उसके बाद हम मन में विचार लाते हैं, फिर उन विचारों के क्रियान्वयन में आविष्कार एवं अन्वेषण होते हैं, तब जाके समाज में विकास की प्रक्रिया होती है, तब जाके समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया चलती है, यानी समाज में परिवर्तन होता है। इस प्रकार देखा जाए तो मार्क्स अपनी पुस्तक दास कैपिटल में कहते हैं कि हीगेल जो कि पैर के बल उल्टे खड़े थे, मैंने उनको सिर के बल सीधा कर दिया। एंजिल्स जो कि मार्क्स के मित्र थे, इन्होंने द्वंद्वात्मकता के इस सिद्धांत में 3 नियम प्रतिपादित किए। 3 नियमों को ढूंढ निकाला। पहला नियम है विपरीतों की एकता।
विपरीतों की एकता एवं संघर्ष का नियम। एंजल्स के अनुसार वाद और प्रतिवाद आपस में विपरीत स्थिति है। जहाँ वाद होगा वहाँ निश्चित रूप से उस वाद यानी विचारधारा का नकारात्मक पक्ष होगा, और जहाँ प्रतिवाद होगा वहाँ निश्चित रूप से वाद भी उपस्थित होगा। इस प्रकार वाद और प्रतिवाद जो कि विपरीत स्थितियाँ होती है, इनमें आपस में एकता स्थापित होती है। यानी वाद और प्रतिवाद दोनों एक साथ सम्मिलित होते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। और चूंकि वाद और प्रतिवाद दोनों आपस में विपरीत स्थिति है, दोनों में द्वंद्व होता रहता है, इसलिए दोनों में संघर्ष भी होता रहता है। और यही एंजल्स के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत प्रथम नियम है विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम। दूसरा नियम है जो कि एंजल्स ने दिया था, वो है निषेध का निषेध नियम। मार्क्स के अनुसार जब वाद होता है तो वाद के अंतर्गत एक विपरीत स्थिति, एक नकारात्मक पक्ष प्रतिवाद यानी एंटीथीसिस भी हो जाता है। और यही एंटीथीसिस के फलस्वरूप या वाद और प्रतिवाद के संघर्ष के फलस्वरूप संवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी संवाद को उत्पन्न होने के लिए वाद के साथ प्रतिवाद का होना भी आवश्यक है। यदि हम प्रतिवाद को हटा दें तो वाद ही संवाद बन जाएगा और परिवर्तन की प्रक्रिया संचालित नहीं होगी, विकास की प्रक्रिया नहीं संचालित होगी। इस प्रकार वाद के साथ प्रतिवाद का होना आवश्यक है। तीसरा नियम है मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन। एंजल्स ने कहा है कि मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वह बहुत धीमी होती है, बहुत कम होती है। लेकिन जब यही परिवर्तन की प्रक्रिया, जब परिवर्तन की मात्रा जब एक सीमा को पार कर जाती है तो वह उसके गुणों में परिवर्तन ला देती है, पूरी संरचना ही बदल जाती है। इस प्रकार मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन में रूपांतरण होता है। जैसे पानी को जब हम एक निश्चित सीमा तक गर्म करते हैं तो पानी के गुणों में परिवर्तन हो जाता है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो एंजल्स के अनुसार मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में ये तीनों नियम समाहित थे और इन तीनों नियमों के द्वारा हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को सही तरीके से समझ सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं। मार्क्स की जो दूसरा विचार था, दूसरी जो उनके अवधारणाएं थी, वह है ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद का तात्पर्य है कि मानव के इतिहास का भौतिकता के आधार पे यानी भौतिकवाद के आधार पे इतिहास की व्याख्या करना, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करना। मार्क्स अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत में सबसे ज़्यादा महत्व उत्पादन की पद्धति को देते हैं। उत्पादन की पद्धति को देते हैं। मार्क्स कहते हैं कि जैसे जैसे उत्पादन की पद्धतियां बदलती है वैसे वैसे समाज में परिवर्तन होता है और एक समाज एक नए स्वरूप में रूपांतरित हो जाता है। यानी उत्पादन की पद्धति के आधार पे, ना कि उत्पादित वस्तुओं के आधार पे, उत्पादन की पद्धति के आधार पे परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया संचालित होती है। यानी जैसी उत्पादन पद्धति होगी उसी प्रकार उस समाज का स्वरूप होगा और यही उत्पादन की पद्धतियाँ परिवर्तन का पैमाना होती है, विकास का पैमाना होती है। मार्क्स सामाजिक संरचना के अंतर्गत
मार्क्स सामाजिक संरचना के अंतर्गत जो समाज का आधार है उसको उसके अंतर्गत वो आर्थिक संरचना को रखते हैं। इस आर्थिक संरचना के अंतर्गत वह उत्पादन की पद्धति को समाहित करते हैं। उत्पादन की पद्धति को समाहित करते हैं। इसी आर्थिक संरचना को मार्क्स सब स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी को उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कहा है। मार्क्स बताते हैं कि जैसे जैसे आर्थिक संरचना में बदलाव होता है, जैसे जैसे उत्पादन की पद्धति में बदलाव होता है, उसी प्रकार समाज की अन्य संरचनाओं में भी बदलाव होता है। समाज की राजनीतिक संरचना, समाज की धार्मिक संरचना, कला, कानून, यानी जैसे जैसे आर्थिक संरचना में बदलाव होगा वैसे वैसे समाज की धार्मिक संरचना, राजनीतिक संरचना, कला, कानून इत्यादि में भी बदलाव होगा। यानी आर्थिक संरचना के आधार पर ही समाज में परिवर्तन होता है। समाज जैसे आर्थिक संरचना होगी उसी प्रकार समाज की अन्य संरचनाएं होगी। इसी को उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर कहा है। यानी सब स्ट्रक्चर को उन्होंने अधोसंरचना कहा है और सुपर स्ट्रक्चर को वे अधिसंरचना कहते हैं। यानी जैसी अधोसंरचना होगी वैसा ही जैसी अधोसंरचना होगी वैसा ही अधिसंरचना होगा। जैसा सब स्ट्रक्चर होगा उसी अनुसार सुपर स्ट्रक्चर होगा। जैसे जैसे उत्पादन की पद्धति में बदलाव होगा, जैसे जैसे आर्थिक संरचना में बदलाव होगा, वैसे वैसे समाज की अन्य संरचनाओं में भी बदलाव होगा। इसीलिए इन्हें बहुत सारे समाजशास्त्री आर्थिक निर्धारणवादी कहते हैं। आर्थिक निर्धारणवादी कहते हैं। मार्क्स उत्पादन की पद्धति के अंतर्गत दो तत्वों को सम्मिलित करते हैं। उनके अनुसार उत्पादन की पद्धति के अंतर्गत पहला है वह है उत्पादन की संबंध, उत्पादन के संबंध और दूसरा उत्पादन के साधन। यानी जैसे जैसे उत्पादन के साधनों में, जैसे जैसे उत्पादन के संबंधों में बदलाव होता है वैसे वैसे मार्क्स के अनुसार समाज की अन्य संरचनाओं में भी बदलाव हो जाता है। इसी आधार पे उन्होंने, चूंकि मार्क्स उत्पादन पद्धति के अंतर्गत सबसे ज़्यादा महत्व उत्पादन के संबंधों को देते हैं और बताते हैं कि जैसे जैसे उत्पादन के संबंध बदलते हैं वैसे वैसे समाज, वैसे वैसे इतिहास भी बदलता है। और उन्होंने मानव समाज को कुछ वर्गों में विभाजित किया है। पहला है आदिम साम्यवादी प्रणाली। क्योंकि उन्होंने इतिहास का विभाजन उत्पादन प्रणाली के आधार पर किया और उत्पादन प्रणाली के आधार पर उन्होंने कुछ इतिहासों को बताया, उनको वर्गीकृत किया, जिसमें पहला है आदिम साम्यवादी प्रणाली, दूसरा है प्राचीन उत्पादन प्रणाली, प्राचीन उत्पादन प्रणाली, इसी को दास प्रणाली या दासत्व प्रणाली भी कहा जाता है। तीसरा है एशियाई उत्पादन की प्रणाली, और चौथा है सामंतवादी प्रणाली।
पांचवा है पूंजीवादी उत्पादन की प्रणाली या पूंजीवादी प्रणाली। मार्क्स अब तक के समाजों को 5 भागों में विभाजित करते हैं और इसके अलावा वो भविष्य में आने वाले समाजों को भी निर्धारित करते हैं, जिसमें उन्होंने इसके बाद स्थान दिया है समाजवादी प्रणाली को। उसके बाद उन्होंने साम्यवादी प्रणाली की परिकल्पना की है। देखिए, हम चर्चा करेंगे आदिम साम्यवादी प्रणाली की। आदिम साम्यवादी प्रणाली में निजी संपत्ति नहीं रहती है, यानी निजी संपत्ति का विकास नहीं होता है और उत्पादन के साधन भी अस्पष्ट होते हैं, यानी स्पष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार ऐसे प्रणाली में वर्ग का अस्तित्व नहीं होता है, ऐसे प्रणाली में असमानता बिल्कुल नहीं होती है। इसीलिए मार्क्स इसको साम्यवादी प्रणाली कहा है, लेकिन ये आधुनिक साम्यवादी प्रणाली से भिन्न है, इसीलिए मार्क्स ने इसको आदिम साम्यवादी प्रणाली कहा है। दूसरी जो व्यवस्था थी वह प्राचीन उत्पादन की प्रणाली या दासत्व प्रणाली थे। इसमें उत्पादन के जो साधन थे वो दास थे, यानी निजी संपत्ति का विकास हो गया। व्यक्ति जैसे जैसे परिवार का विकास हुआ, जैसे जैसे व्यक्ति समृद्ध होता गया, वैसे वैसे उसने दास को रखने की व्यवस्था की, यानी दासों को रखना प्रारंभ कर दिया और यही दास उत्पादन की प्रणाली थे। इसी आधार पर इस समाज में 2 प्रकार के वर्ग बनते हैं, एक है स्वामी और दूसरा दास। तीसरा जो था वह एशियाई उत्पादन की प्रणाली थी। एशियाई उत्पादन की प्रणाली के अंतर्गत जो उत्पादन के साधन थे वो भूमि हुआ करती थी। उत्पादन के साधन भूमि हुआ करती थी और भूमि का वास्तविक स्वामी किसान हुआ करता था, लेकिन वास्तविक स्वामी होने के साथ ही साथ किसानों को उपज का स्वामित्व नहीं था। यानी भूमि का वास्तविक स्वामी किसान था, लेकिन उपज या पैदावार का वास्तविक स्वामी राज्य हुआ करता था और राज्य किसानों को उस उपज का कुछ हिस्सा उनकी जीविका निर्वाह के लिए दे देता था। लेकिन इस व्यवस्था में कोई प्रलोभन नहीं था, उपज को बढ़ाने के लिए कोई प्रेरणा नहीं थी। इसीलिए इस व्यवस्था की जगह पे एक नई व्यवस्था आई, वह है वह है सामंतवादी प्रणाली। सामंतवादी प्रणाली के अंतर्गत भी उत्पादन के जो साधन थे वो भूमि हुआ करते थे, लेकिन यह एशियाई उत्पादन प्रणाली से इस रूप में भिन्न थी क्योंकि इसमें भूमि का वास्तविक स्वामी सामंत हुआ करता था और उपज का स्वामी किसान हुआ करता था और सामंत किसानों से कर के रूप में या लगान के रूप में उपज का एक निश्चित राशि लेता था। इसमें उपज या पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों के पास एक प्रलोभन था या एक प्रेरणा थी और इसी की समृद्धि के परिणाम स्वरूप पूंजीवादी प्रणाली का जन्म हुआ। पूंजीवादी प्रणाली अब तक के सभी प्रणालियों या अब तक के सभी जो समाज थे उससे बहुत ही गुणात्मक रूप से भिन्न था, क्योंकि पहली बार पूंजीवादी प्रणाली में व्यक्ति के श्रम को बिल्कुल मुक्त कर दिया गया। व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की गई कि वह अपने श्रम को किसी भी रूप में बेच सकता है। इसी रूप में यह जो प्रणाली है वह क्रांतिकारी साबित हुई। इसमें व्यक्ति को अपना श्रम बेचने की आज़ादी थी और इस समाज में भी यानी पूंजीवादी प्रणाली में भी 2 प्रकार के वर्ग थे, एक पूंजीपति था और दूसरा सर्वहारा था। और पूंजीवादी प्रणाली के विकसित होने के परिणाम स्वरूप यानी पूंजीवादी प्रणाली में चूंकि बहुत सारी दुर्व्यवस्थाएं थी, पूंजीवादी प्रणाली शोषण का एक पैमाना था। पूंजीवादी प्रणाली में सर्वहारा वर्ग का अत्यधिक शोषण हुआ करता था और मार्क्स सर्वहारा वर्ग के हिमायती थे। वह समाज में असमानता को दूर करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सर्वहारा वर्ग से क्रांति का आह्वान किया और कहा पूंजीवादी समाज में पूंजीवादी प्रणाली के अंतर्गत क्रांति होगा, जिसके फलस्वरूप एक नया समाज आएगा, वह होगा समाजवादी।
समाजवादी प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन के साधन के साथ सबका समान संबंध हुआ करता था। उत्पादन की प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन के साधनों के साथ सबका समान संबंध हुआ करता था। इसीलिए इस प्रकार की प्रणाली में न तो कोई स्वामित्व वर्ग था और न ही कोई गैर स्वामित्व वर्ग था। इस प्रकार के समाजों में असमानता बिल्कुल नहीं थी, लेकिन सर्वहारा वर्ग अधिनायक की भूमिका में था, सर्वहारा वर्ग तानाशाह की भूमिका में था, जिसको इन्होंने मार्क्स ने सर्वहारा का अधिनायक कहा है। क्योंकि जब तक सर्वहारा वर्ग तब तक अधिनायक की भूमिका निभाएगा, तब तक तानाशाह की भूमिका निभाएगा, जब तक कि सभी पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग में तब्दील न हो जाए, तब तक सर्वहारा वर्ग तानाशाह की भूमिका निभाएगा और तब तक राज्य का अस्तित्व बना रहेगा। उसके बाद उन्होंने साम्यवादी प्रणाली की चर्चा की। उस साम्यवादी प्रणाली की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि साम्यवादी प्रणाली एक दिवा स्वप्न लोक यानी यूटोपिया सिद्ध हुई थी। साम्यवादी प्रणाली में भी असमानता, किसी भी संदर्भ में असमानता का नामो निशान नहीं था। यहाँ पर राज्य का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है, सर्वहारा वर्ग की अधिनायक की भूमिका समाप्त हो जाती है। यहाँ वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज हो जाता है। वर्ग विहीन राज्य विहीन, राज्य विहीन जैसे अंतर होने के अलावा साम्यवादी प्रणाली का समाजवादी प्रणाली से एक अन्य अंतर यह था कि साम्यवादी प्रणाली में लोगों से उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार कार्य कराया जाएगा और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वेतन या पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। जबकि समाजवादी में लोगों से उनकी क्षमता के अनुसार कार्य कराया जाएगा और कार्य के अनुसार वेतन दिया जाएगा। जबकि यहाँ पर कार्य के अनुसार वेतन न देकर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वेतन दिया जाता था। मार्क्स ने जो साम्यवादी प्रणाली के अंतर्गत जो एक पैमाना तय किया, जो एक उन्होंने समाज की परिकल्पना की, जिस व्यवस्था की परिकल्पना की थी, वह तो मानवतावादी दृष्टिकोण से बहुत ही उच्च स्तरीय का था, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही निम्न स्तरीय का था। व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही नहीं था, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार भुगतान करना साम्यवादी प्रणाली में, आवश्यकता के अनुसार भुगतान करना यह मूलभूत मानवीय प्रवृत्तियों के खिलाफ था। और इस प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति के पास कोई प्रेरणा नहीं थी अपनी आय को बढ़ाने के लिए, कार्य करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं थी। इसीलिए साम्यवादी प्रणाली एक यूटोपिया सिद्ध हुआ। अब ऐतिहासिक भौतिकवाद के अलावा मार्क्स ने जो तीसरा विचार प्रतिपादित किया था वह है वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अब हम वर्ग और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे और इसमें जानेंगे कि सबसे पहले वर्ग क्या है, उसके बाद से वर्ग संघर्ष कैसे अब तक के सभी समाजों में होता है और वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप किस प्रकार की व्यवस्था जन्म लेती है। वर्ग संघर्ष। मार्क्स कहता है कि वर्ग का निर्माण उत्पादन के साधनों पर समान संबंध स्थापित करने के कारण होता है, लेकिन यह वर्ग का तकनीकी आधार है। मार्क्स ने वर्ग के निर्माण के दो आधार बताए हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ आधार और दूसरा है व्यक्तिनिष्ठ आधार। देखिए, वस्तुनिष्ठ आधार में वर्ग का निर्माण तकनीकी आधार पे होता है, यानी उत्पादन के साथ समान संबंध स्थापित करने के कारण होता है। जिसका उत्पादन के साथ समान संबंध है, यानी जिसका उत्पादन के साथ समान स्वामित्व है, वह पूंजीपति वर्ग हो जाएगा। जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व नहीं है वह सर्वहारा वर्ग हो जाएगा। लेकिन वर्ग के निर्माण का अधूरा क्रम है। वर्ग का निर्माण तब पूरा होता है जब वर्गों में चेतना आती है। इस स्तर पर, वस्तुनिष्ठ स्तर पर वर्ग जो होता है वह अपने आप में वर्ग होता है, अपने आप में या स्वयं के लिए वर्ग होता है, स्वयं के लिए वर्ग होता है। इसी को उन्होंने क्लास इन इटसेल्फ कहा है। ये अपने आप में वर्ग है, स्वयं के लिए वर्ग है। क्लास स्वयं के लिए नहीं, स्वयं में वर्ग है।
इसको उन्होंने अपने आप में वर्ग या स्वयं में वर्ग कहा है। यह क्लास इन इटसेल्फ की अवस्था होती है। इस आधार पर वर्गों में चेतना नहीं पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे वर्गों में चेतना स्थापित हो जाती है तब जाके वर्ग में चेतना स्थापित होने के फलस्वरूप वर्ग अपने आप में वर्ग से अपने आप के लिए या स्वयं के लिए वर्ग बन जाता है। इसी को उन्होंने क्लास फॉर इटसेल्फ कहा है। यानी जब उत्पादन के साधनों के साथ संबंध स्थापित होने के फलस्वरूप जब वर्गों में चेतना का विकास होता है कि हमारे हित अलग हैं, पूंजीपति के हित अलग है, जब आपसे हितों को लेकर चेतना स्थापित हो जाती है तब जाके अपने आप में वर्ग अपने आप के लिए वर्ग बन जाता है। यानी क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाता है और तब जाके वर्ग का निर्माण पूरा हो जाता है, जो कि अधूरा था। लेकिन अपने आप में वर्ग, स्वयं में वर्ग से अपने आप के लिए वर्ग बनने की जो प्रक्रिया है, यानी क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल होती है। मार्क्स कहते हैं कि यह जो है दरिद्रीकरण से जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है वह ध्रुवीकरण तक जाती है, फिर समांगीकरण की प्रक्रिया के द्वारा क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ में परिवर्तित हो जाता है। देखिए दरिद्रीकरण क्या है। चूंकि पूंजीवादी समाजों में जो सर्वहारा वर्ग था उसकी स्थिति बहुत ही निम्न या दयनीय हुआ करती थी, इसी को उन्होंने दरिद्रीकरण की स्थिति कहा है। उनकी स्थिति इतनी निम्न होती थी और वह उपेक्षित थे, समाज के उपेक्षित वर्ग थे, उनकी स्थिति काफ़ी निम्न हुआ करती थी और इस स्थिति को बदलने के लिए वह अपने साथ अन्य वर्गों को भी सम्मिलित करते हैं, जिसके आधार पर समाज में दो वर्ग बन जाता है, एक पूंजीपति वर्ग, एक सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति को उन्होंने बुर्जुआ वर्ग कहा है और सर्वहारा को उन्होंने प्रोलेटारिएट वर्ग कहा है। और जब समाज दो ध्रुवों में बंट जाता है तब जाके वर्गों में चेतना आती है। वर्गों के साथ समान संबंध स्थापित होने के कारण वर्ग चेतना आती है और तब जाके समान चेतना के फलस्वरूप समांगीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है। जब समान चेतना स्थापित हो जाएगी तब जाके वर्गों में वर्ग संघर्ष, तब जाके वर्ग अपने आप में वर्ग से अपने आप के लिए वर्ग बन जाएगा, तब जाके वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया स्टार्ट होगी और इस स्थिति में वर्ग का जो क्रम है, वर्ग के जो निर्माण का क्रम है वो पूरा होता है। जब वर्ग का स्वरूप निर्धारित हो जाता है तब मार्क्स वर्ग संघर्ष की चर्चा करते हैं। वर्ग संघर्ष की चर्चा के अंतर्गत उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व उत्पादन के साधनों के साथ संबंध को कहा है। यानी उत्पादन की पद्धति के अंतर्गत उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व उत्पादन के साधनों के साथ समान संबंध को कहा, यानी उत्पादन के जो संबंध हैं उनको महत्व दिया है और उत्पादन के संबंध के आधार पर समाज में किस प्रकार का वर्ग संघर्ष होता है। देखिए जो आदिम साम्यवादी समाज था या आदिम साम्यवादी जो प्रणाली थी उसमें क्या था कि उसमें निजी संपत्ति का विकास नहीं हुआ था। उसमें उत्पादन के जो साधन थे बहुत ही अस्पष्ट थे। इसी प्रकार ऐसे समाजों में असमानता नहीं थी और इस प्रकार ऐसे समाजों में वर्ग का अस्तित्व भी नहीं था, वर्ग का अस्तित्व भी नहीं था। लेकिन उसके बाद जब दूसरी अवस्था आती है प्राचीन उत्पादन की प्रणाली या दास प्रणाली, इसमें निजी संपत्ति का विकास होता है, दास उत्पादन के साधन बनते हैं और इन्हीं दासों के द्वारा जब दास उत्पादन के साधन बनते हैं तो दास अपनी स्थिति को बदलने के लिए वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, संघर्ष करते हैं। और इस प्रकार के समाजों में दो प्रकार के वर्ग होते हैं, पहला है स्वामी वर्ग और दूसरा है दास वर्ग। फिर तीसरा है एशियाई उत्पादन की प्रणाली या एशियाई समाज।
चूँकि एशियाई जो समाज है वह विश्व के अधिकांश भागों का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए मार्क्स एशियाई समाजों को नज़रअंदाज नहीं कर पाए। एशियाई समाज में क्या है कि उत्पादन के साधन भूमि हुआ करते थे, लेकिन भूमि का वास्तविक स्वामी किसान होने के बावजूद भूमि पर उपज का हिस्सा या उपज का स्वामी नहीं होता था। उपज का स्वामी राज्य हुआ करता था और राज्य किसानों को उनके जीविका निर्वाह के लिए कुछ उस उपज के हिस्से में से कुछ उपज दे देता था। और यहाँ पर इन किसानों में अपनी आय को बढ़ाने के लिए कोई प्रेरणा नहीं थी। और इस प्रकार के समाजों में दो प्रकार के वर्ग थे। एक था राज्य और भूमि, राज्य और किसान। लेकिन जो इसके बाद जो चौथा समाज आता है जिसमें सामंतवादी समाज की बात होती है। सामंतवादी समाज प्राचीन जो एशियाई उत्पादन की प्रणाली है उससे इस रूप में भिन्न है कि इसमें भी उत्पादन के साधन भूमि थे, लेकिन भूमि का वास्तविक स्वामी कौन होता था? भूमि का स्वामी सामंत हुआ करता था और भूमि के उपज का जो स्वामी हुआ करता था वो किसान हुआ करता था। और किसान सामंत को लगान के रूप में, कर के रूप में उस उपज का कुछ हिस्सा दे देता था। ऐसे समाजों में एक प्रेरणा थी अपनी आय को बढ़ाने के लिए, अपनी उपज को बढ़ाने के लिए। और इस प्रकार के समाजों में भी दो प्रकार के वर्ग थे। एक है भूमिपति सामंत और दूसरा है भूमिहीन किसान। तीसरा जो पांचवा जो समाज था वह पूंजीवादी समाज था। पूंजीवादी समाजों में किस प्रकार के वर्ग होते हैं? क्योंकि पूंजीवादी समाज था वह अपने आप में एक गुणात्मक रूप से इन सभी समाजों से भिन्न था, क्योंकि पूंजीवादी समाजों में मनुष्य के श्रम को बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया गया। अब मनुष्य अपने श्रम को किसी भी रूप में बेच सकता था। इसमें उत्पादन के साधन पूंजी हुआ करती थी। जिसका पूंजी पे अधिकार था वो पूंजीपति वर्ग था, जिसका अपने श्रम पे अधिकार था वो श्रमिक या सर्वहारा वर्ग था। और ऐसे समाजों में दो वर्ग, यानी पूंजीवादी समाजों में भी दो प्रकार के वर्ग थे। एक था पूंजीपति वर्ग और दूसरा है सर्वहारा वर्ग। स्वामित्व वर्ग, गैर स्वामित्व वर्ग, सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति वर्ग को उन्होंने बुर्जुआ वर्ग कहा है, सर्वहारा वर्ग को प्रोलेटेरियत वर्ग कहा है। और चूंकि पूंजीवादी समाजों में सर्वहारा वर्ग का अत्यधिक शोषण होता है, मार्क्स इसी सर्वहारा वर्ग का हिमायती है। और मार्क्स शोषण को खत्म करके और समानता को दूर करके समाज में समानता स्थापित करना चाहता था। और यह तभी संभव था जब सर्वहारा वर्ग के सदस्य वर्ग संघर्ष करें, यानी क्रांति करें। जब उन्होंने संघर्ष को क्रांति का नाम दिया, क्योंकि इस क्रांति के फल पूरी समाज की संरचना ही बदल जाएगी। और जो नया समाज आएगा उसमें समाजवादी समाज की, जो नया समाज आएगा वो समाजवादी समाज होगा। इन समाजवादी समाजों में वर्ग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उत्पादन के साधनों के साथ सबका समान संबंध होगा। इसलिए ऐसे समाजों में न तो कोई स्वामित्व वर्ग होगा, न ही कोई गैर स्वामित्व वर्ग होगा। असमानता बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन राज्य का अस्तित्व बना रहेगा। सर्वहारा वर्ग अधिनायक की भूमिका निभाएगा, सर्वहारा तानाशाह की भूमिका निभाएगा। इसीलिए जिसे उन्होंने सर्वहारा का अधिनायक कहा है। सर्वहारा वर्ग अधिनायक की भूमिका इसलिए निभाएगा, तब तक निभाएगा जब तक पूंजीपति वर्ग के सभी सदस्य सर्वहारा वर्ग में न बदल जाए। इसके बाद उन्होंने जो साम्यवादी समाज की परिकल्पना की है, साम्यवादी समाज की परिकल्पना की है, उसके अंतर्गत इन्होंने बताया है कि साम्यवादी समाज
कि जो परिकल्पना के साम्यवादी समाज एक यूटोपिया सिद्ध होता है, एक दिवा स्वप्न लोक सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें किसी भी संदर्भ में समाज के सभी व्यक्तियों में किसी भी संदर्भ में असमानताएं नहीं थी। समाज में पूरी तरह से समानता स्थापित हो जाएगी, राज्य का भी लोप हो जाएगा, वर्ग के साथ साथ राज्य का भी लोप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सर्वहारा के तानाशाह की भूमिका समाप्त हो जाएगी, सर्वहारा अधिनायक की भूमिका समाप्त कर देगा, और ऐसे समाजों में वर्ग के साथ साथ राज्य का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राज्य की भूमिका रहेगी नहीं, राज्य का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, राज्य की आवश्यकताएं ही नहीं रहेगी। उत्पादन के साधनों पर सबका समान संबंध होगा, समान स्वामित्व होगा, असमानताएं बिल्कुल नहीं रहेगी। राज्य संबंधी अंतर होने के अलावा एक प्रमुख अंतर है कि साम्यवादी समाजों में सबको क्षमता के अनुसार कार्य कराया जाएगा और आवश्यकता के अनुसार वेतन या पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा, जबकि समाजवादी समाजों में क्षमता के अनुसार कार्य कराया जाएगा और उनको उनके कार्य के अनुसार वेतन या भुगतान दिया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार वेतन देना या भुगतान करना, यह जो परिकल्पना थी, यह मानवतावादी दृष्टिकोण से श्रेष्ठ परिकल्पना थी, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से श्रेष्ठ परिकल्पना नहीं थी, निम्न स्तरीय परिकल्पना थी, क्योंकि यह मूलभूत मानवीय प्रवृत्तियों के खिलाफ थी। यह व्यक्ति को अपनी आय अर्जन करने का, व्यक्ति को आय बढ़ाने का या व्यक्ति को कार्य करने के लिए कोई प्रलोभन नहीं था, इसमें कोई प्रेरणा नहीं थी। अब मार्क्स, हम वर्ग और वर्ग सिद्धांत के बाद मार्क्स की एक प्रमुख अवधारणा है अलगाव की अवधारणा। हम यहाँ पर अलगाव की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। अलगाव की अवधारणा, अलगाव का तात्पर्य अलग थलग हो जाना। पूंजीवादी समाजों का, मार्क्स ने कहा कि पूंजीवादी समाजों का सबसे घृणित परिणाम है अलगाव, अलग थलग हो जाना, क्योंकि मार्क्स के अनुसार अलगाव का मतलब होता है आत्म अलगाव, अपने आप से अलगाव, जो कि आत्महत्या की स्थिति तक पहुंच जाता है। पूंजीवादी समाजों में उच्च स्तरीय श्रम विभाजन के कारण अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये जो अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है वह 4 चरणों में होती है। पहला है अपने काम के प्रति अलगाव, अपने काम के प्रति अलगाव या विरक्ति की भावना, अपने काम के प्रति अलगाव या विरक्ति की भावना। दूसरा है काम करने के परिवेश के प्रति अलगाव, काम करने के परिवेश या वातावरण के प्रति अलगाव या विरक्ति की भावना। तीसरा है अपने समाज के प्रति अलगाव, और चौथा है स्वयं के प्रति अलगाव, अपने आप के प्रति अलगाव। प्रति अलगाव, इसी को उन्होंने आत्म अलगाव कहा है। आत्म अलगाव, क्योंकि मार्क्स के अनुसार, मार्क्स के यहाँ अलगाव का अर्थ होता है आत्म अलगाव, जो अपने काम करने के प्रति अलगाव से शुरू होता है और आत्म अलगाव यानी स्वयं के प्रति अलगाव तक जाता है।
मार्क्स कहते हैं कि इस स्तर पे आकर ही अलगाव की प्रक्रिया पूरी होती है। यानी इसके पहले जो अलगाव था उस समय अलगाव की प्रक्रिया पूरी नहीं थी। अलगाव की प्रक्रिया तब पूरी होती है जब श्रमिक वर्ग में, सर्वहारा वर्ग में अपने आप के प्रति अलगाव हो जाएगा, आत्म अलगाव की स्थिति होगी। मार्क्स कहते हैं कि उच्च स्तरीय श्रम विभाजन के फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग में एक नीरसता आ जाती है। साथ ही साथ उच्च यांत्रिकी के कारण उनकी सृजनशीलता समाप्त हो जाती है। उनकी सृजनशीलता समाप्त हो जाती है और उनमें अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही साथ जो पूंजीवादी समाजों में जो वस्तुओं का उत्पादन होता है वह विक्रय के लिए होता है, न कि उपभोग के लिए होता है। और व्यक्ति जिस वस्तु का उत्पादन करता है वह उस वस्तु के एक भाग का ही उत्पादन करता है। इसीलिए उस व्यक्ति में उस वस्तुओं के प्रति जिसका उत्पादन हो रहा है कोई अपनापन या कोई अपनापन की भावना नहीं होती है, कोई लगाव की भावना नहीं होती है, जिससे उसे उस वस्तुओं से विरक्ति होने लगती है, जो अलगाव की स्थिति उत्पन्न करती है। साथ ही साथ जिस वस्तुओं का उत्पादन होता है वह स्वयं उत्पादित करने वाले कर्ता के हितों को भी चोट पहुंचाती है। इस प्रकार मार्क्स कहते हैं कि अपने आप के प्रति, अपने काम के प्रति अलगाव से अलगाव की प्रक्रिया प्रारंभ होकर स्वयं के प्रति अलगाव यानी आत्म अलगाव तक जाता है और यह आत्म अलगाव अंततः आत्महत्या की स्थिति में ले जाता है। और इस प्रकार पूंजीवादी समाजों की सबसे घृणित परिणाम है अलगाव। संक्षिप्त में मार्क्स के यही प्रमुख विचार हैं। इसी के साथ हम अपने व्याख्यान को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।